हेलो डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स, मैं हूँ रविकांत चतुर्वेदी। जैसा कि हम लोगों ने पिछली क्लास में हिस्ट्री पे बात किया था, एंशिएंट इंडिया पे, लेकिन आज मैं किसी हिस्ट्री के टॉपिक को लेकर नहीं आया हूँ, बल्कि मैं आपके सामने एक बहुत सारे हमारे मित्र और जो हमारे प्रिय छात्र हैं उनका एक सवाल था कि प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी कैसे करें या प्री स्टेज में तैयारी का स्तर कैसा होना चाहिए। तो आज मैं उसी को लेकर आपके सम्मुख उपस्थित हुआ हूँ कि कैसे आखिर प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी की जाए। कुछ लोग होते हैं जो आपने देखा होगा कि आते हैं और 3-4 महीने में उनकी तैयारी पूर्ण हो जाती है, तो उन पे बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। कुछ लोग होते हैं जो बिल्कुल नए से शुरू करते हैं या फिर किसी बैंकिंग सेक्टर में या फिर रेलवे सेक्टर में कहीं जॉब कर रहे होते हैं और सिविल सर्विस के लिए प्रयासरत होते हैं। तो इन सब के लिए एक अलग फार्मूला है। फार्मूला ये है सबसे पहले कि आपको 6 से 12 तक की एनसीईआरटी पढ़ी होनी चाहिए। पहली चीज़ कि 6 से 12 तक की एनसीईआरटी अगर आप पढ़ते हैं तो आप उनमें पाएंगे कि उसमें ज्योग्राफी भी है, हिस्ट्री भी है, पॉलिटी भी है, इकोनॉमी भी है, साइंस एंड साइंस टेक भी है। तो इन सब विषयों को अगर आप आत्मसात करते हैं एनसीईआरटी से, तो आप देखेंगे कि आपने तकरीबन 60-70% काम कर लिया। चूँकि किसी भी परीक्षा का जो बेस है, चाहे वो यूपीएससी हो, यूपीपीसीएस हो या बीपीएससी हो या फिर एमपीपीसीएस हो, सब ने अपना बेस एनसीईआरटी पे ही रखा है। उन परीक्षाओं में आप देखेंगे जब आप पेपर एनालिसिस करते हैं तो आपको पता लगता है कि जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं एनसीईआरटी से आ रहे हैं। दूसरी चीज़ है कि आपके प्रारंभिक परीक्षा में दूसरा सहयोगी हो सकता है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो कि यूपीएससी का भी आपको देखना है, यूपीपीसीएस का भी देखना है, बीपीएससी का भी देखना है, एमपीपीसीएस का भी देखना है, राजस्थान पीसीएस का भी देखना है। मतलब जितने भी हमारे भारत में स्टेट हो रहे हैं जो खासकर नॉर्थ इंडिया के, तो वो आप उन पे एक बार ही नज़र दौड़ाएं। साथ ही एनसीईआरटी में आप देखेंगे जब आप जाते हैं तो आप देखते हैं कि इसमें हिस्ट्री भी है, ज्योग्राफी भी है, पॉलिटी भी है, इकोनॉमी भी है, सारे सब्जेक्ट मतलब वहाँ मौजूद आप पाते हैं 6 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी में। दूसरी चीज़ है जब हम प्रारंभिक परीक्षा की बात करें तो वहाँ भी हम देखते हैं तो वहाँ जो क्वेश्चन जो आ रहा है, हिस्ट्री से भी आ रहा है, पॉलिटी से भी आ रहा है, इकोनॉमी से आ रहा है, ज्योग्राफी से आ रहा है, मतलब सारे सब्जेक्ट से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो सारे सब्जेक्ट से अगर प्रश्न पूछे जा रहे हैं, सारी जगहों से प्रश्न आ रहे हैं, तो आपको ये करना होगा कि सबसे बेस्ट आपके लिए ये रहेगा कि आप एक तरीके से इस तरीके से कार्य करें कि आपकी तैयारी एक समग्र रूप ले सके। तो आपको करना क्या है? आपको सबसे पहले ये करना है कि आप एनसीईआरटी को पढ़ें, साथ साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पे लगाएं। दूसरी चीज़ यह है कि इन सब सारे चीज़ों को करने के बाद आप टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन करें। तो टेस्ट सीरीज ये लास्ट की चीज़ होती है कि टेस्ट सीरीज कब और कैसे ज्वाइन करना है, लेकिन उसके पहले आपको ये देखना होगा कि आप जिस दिशा में काम कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं आप, जैसे मतलब हिस्ट्री आपने उठाया तो हिस्ट्री में 6 से 12 तक की एनसीईआरटी आपने पढ़ ली, लेकिन आपको मालूम है कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपने जो किया था तो उसमें आपने जो प्रश्न की बारंबारता जो थी, जो पूछे जाने का जो एवरेज है, कुछ इस तरीके से है कि 7 से 8 सवाल मिडुअल और एंशिएंट दोनों मिलाकर है, जबकि 15-17 सवाल सीधे सीधे मॉडर्न इंडिया से पूछा गया है। तो आपको काम भी वैसे ही करना है, जैसे मॉडर्न इंडिया के लिए ज़्यादा काम करना है। मॉडर्न इंडिया में आपको क्या करना है कि मॉडर्न इंडिया में आप 1857 से लेके 1947 तक के इतिहास को बिल्कुल बार बार बारीकी से पढ़ें। वहाँ जो जनजातीय आंदोलन हैं, 1857 का विद्रोह है, 1857 के विद्रोह से पहले के जो विद्रोह हैं उन पर भी थोड़ा नज़र डालें। साथ ही में जैसे कांग्रेस की स्थापना है, कांग्रेस की स्थापना से पहले जो भी संगठन बन रहे हैं भारत में उन पर नज़र डालें, और कांग्रेस स्थापना के बाद जो संगठन बनाए गए हैं उन पे भी आप नजर डालें। मतलब कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि अगर आप इतना काम करते हैं तो मॉडर्न इंडिया पे आपकी एक अच्छी ग्रिप बन जाएगी। साथ ही एंशिएंट और मेडुअल की बात करें तो एंशिएंट और मेडुअल में आपको कल्चर कैसा है, स्थापत्य कैसा है, किस तरीके की व्यवस्था है, ठीक है। जैसे आप एंशिएंट में चोल प्रशासन पढ़ रहे हैं या फिर सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ रहे हैं तो सिंधु घाटी सभ्यता का जनजीवन कैसा है, किस तरीके के लोग हैं, क्या हैं, ठीक है, उस पर आप बार बार ध्यान दें। साथ ही में
आप देखेंगे कि आपने बहुत सारा जो टॉपिक्स है उसको कवर कर लिया है। इस तरीके से अगर आप करते हैं, मतलब थोड़ा सेलेक्टिव होना होगा, जहां से क्वेश्चन आ रहे हैं मेनली आप उन पे फोकस करें। साथ ही अब हम चलते हैं दूसरे पार्ट यानी कि पॉलिटी पे चले। तो पॉलिटी में हम 2 सेक्शन देखते हैं। एक जो फंडामेंटल जो क्वेश्चन आते हैं पूछे जाते हैं, जैसे कि 395 अनुच्छेद, 395 अनुच्छेदों से सीधा सीधा सवाल कर लिया गया है आपसे। कुछ ऐसे भी होता है कि आपसे पूछा गया कि भाई अनुच्छेद न पूछ के उन्होंने राष्ट्रपति के कार्य अधिकार पूछ लिए, भी फंडामेंटल में चला गया। लेकिन कुछ करंट के मुद्दे होते हैं, जैसे उसने पूछ लिया निजता का अधिकार, अभी हाल फिलहाल में किया गया, अभी संसद के द्वारा निजता का अधिकार लाया गया। तो उस निजता का अधिकार क्या है, किस अनुच्छेद से जुड़ता है, उसको आप कर लें एक बारीगी। अब 21 है तो अनुच्छेद 21 क्या है, किस तरीके का प्रावधान करता है या क्यों इसमें जुड़ा हुआ है। साथ ही आप जो संसदीय जो नए नियम लाए जा रहे हैं, सर्वोच्च न्यायालय नवीन निर्णय दिए गए हैं, उन पे भी थोड़ा सा आप काम करें। तो उससे क्या होगा कि आपकी पूरी एक पॉलिटी की एकदम कंप्लीट तैयारी हो जाएगी। अगर हम इकोनॉमी की बात करें तो इकोनॉमी में 3 सेक्शन होता है, माइक्रो, मैक्रो एंड इंडियन इकोनॉमी। तो आपको क्या करना है, जो आपसे सामान्य अध्ययन के दौरान जो पूछा जाता है वो माइक्रो पूछा जाता है, मैक्रो पूछा जाता है कि इंडियन इकोनॉमी पूछा जाता है। इसको आप पेपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो आपको सीधा सीधा पता लगेगा कि माइक्रो और मैक्रो से कोई मतलब ही नहीं है, आपसे सिर्फ और सिर्फ इंडियन इकोनॉमी ही पूछा जा रहा है। तो इंडियन इकोनॉमी को आप पूरी तरह से कर लें, जैसे कृषि क्षेत्र को कर लें, उद्योग क्षेत्र कर लें, आप बजट कर लें, जो अन्य जो महत्वपूर्ण टॉपिक है उनको कर लें। साथ ही में योजना परियोजना नियोजन को कर लें, क्योंकि बार बार योजना परियोजना पूछी जा रही है। खासकर पिछले 5 साल का पेपर अगर आप उठाएंगे तो देखेंगे कि तमाम तरीके की योजनाएं पूछी जा रही हैं। अब योजना में क्या प्रावधान है, कैसे कार्यक्रम हैं, किन लोगों के लिए हैं और कौन कौन सा एक विशेष वर्ग से लाभान्वित हो रहा है। दूसरी चीज ये देखनी है कि आपने अगर योजना परियोजना कर लिया तो आप देखेंगे कि वो एक पर्टिकुलर जगह से स्टार्ट की गई, कौन सा वो जगह है। अब जैसे मनरेगा की स्टार्टिंग कहाँ से की गई, या मनरेगा सबसे पहले किस राज्य ने शुरू किया, मतलब इस तरीके के सवाल। साथ ही में किस तिथि से स्टार्ट की गई, कौन सा वो वर्ष था जब से इसे स्टार्ट किया गया, मतलब एक उदाहरण के तौर पर बोल रहा हूं, उसको आप कर लें। तीसरा अगर जो अगला सेक्शन हम देखें तो वो साइंस का हो जाता है। साइंस का भी हाल कुछ हिस्ट्री जैसा है, जैसे इसमें भी 3 बड़े सेक्शन दिखाई देते हैं। मैं तो बोलता हूं 3 क्या, अपने से अगर करूं तो मैं बोलता हूं 4 सेक्शन है। 3 सेक्शन में क्या क्या है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, बायोलॉजी है। तो केमिस्ट्री एंड फिजिक्स से अगर आप देखेंगे तो बहुत ही कम सवाल, जैसे 8-7 की संख्या होती है, लेकिन 25 सवाल टोटल होते हैं। तो उसमें सबसे ज्यादा जो सवाल पूछे गए हैं, उस सवाल सबसे ज्यादा पूछे गए हैं बायोलॉजी से, खासकर मानव रोग, मानव जो रोग हैं, विटामिन्स हैं, मतलब जो हमारे दैनिक जीवन में जो उपयोग में आने वाला है, तो उनको आप ज़्यादा करें। ठीक है, वही हाल फिजिक्स और केमिस्ट्री में भी है, जैसे कि बल्ब है तो बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है, फिलामेंट किसका बना होता है, इस तरीके का सवाल जो कि आपके घरेलू जनजीवन से जुड़ा हुआ है, जिसको हम बराबर उपयोग में लेते हैं, उन सब चीज़ों को आप बार बार करें। अब डायनमो क्या करता है, माइक्रोफोन क्या करता है, कौन किस में बदलता है, कन्वर्ट करता है, इन सब चीजों को भी देखें। तो आप देखेंगे कि आपने जो काम किया है वो सही दिशा में चल रहा है। या फिर आप क्वेश्चन पेपर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसमें भी आप देखेंगे तो इस तरीके के सवाल पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना इनकी बनी रहती है। आगे अगर बात करें हम तो करंट अफेयर्स आ जाता है। तो करंट अफेयर्स एक लार्ज टॉपिक है, उसको कोई सोचता है, कई छात्र हमसे कहते हैं कि सर 1 महीना जब एग्जाम होता है तो हम करंट अफेयर पढ़ना शुरू करते हैं। बिल्कुल गलत अप्रोच है। ठीक है, करंट अफेयर्स पर डे पढ़ना होता है। पर डे कहने का मतलब एक न्यूज़पेपर पढ़िए, और न्यूज़पेपर में भी बहुत ज़्यादा समय देने की जरूरत नहीं है, बस 1 घंटा 1.5 घंटा से ज़्यादा नहीं। ठीक है, मैं तो बोलूँगा हाफ आवर बहुत है। ठीक है, लेकिन आप देखेंगे यूट्यूब पे भी तमाम तरीके के चैनल्स हैं जो करंट अफेयर्स पर डे डेली, वो सुबह 4:30 बजे से शुरू कर देते हैं, कोई तो 3 बजे से शुरू कर देता है। तो आप किसी एक को चुन सकते हैं जो आपकी एग्जाम के लिहाज से बेहतर हो, तो आप वहाँ भी कर सकते हैं। साथ ही हमारे करियर पथ एप्लीकेशन पर भी बहुत सारी चीज़ें करंट अफेयर्स के लिए चलाई जाती हैं, उसको भी आप कर सकते हैं। तो अब अगला सेक्शन देखें तो ज्योग्राफी का है। एक सेक्शन है इंडियन ज्योग्राफी, एक है वर्ल्ड ज्योग्राफी। इंडियन ज्योग्राफी में जितने भी टॉपिक्स हैं आपको करने हैं, क्योंकि वहाँ निश्चित नहीं है कि सवाल इस टॉपिक से पूछा गया तो अगली बार इससे नहीं पूछा जाएगा, हो सकता है उससे भी पूछा जाए, हो सकता है उसके अगले टॉपिक से भी आपसे पूछ लिया जाए। वर्ल्ड ज्योग्राफी में क्या करना है कि थोड़ा सा आपको सेलेक्टिव होना है, वहाँ पे थोड़ा
टॉपिक को सेलेक्ट करें और उसके बाद देखें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से मैच कराएं कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, उसको आप एक बार देखें और बहुत ध्यानपूर्वक देखें। उसको देखने के बाद आप देखेंगे कि आपकी तैयारी का जो है 70 से 75% आपने पूरा कर लिया है। अभी मैंने कहा 70 से 75%, ठीक है। करंट अफेयर्स के टॉपिक को भी ध्यान देना है। करंट अफेयर्स में क्या है, राष्ट्रीय घटनाक्रम है, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम है, फिर सम्मेलन वगैरह हैं, जो दो देशों के बीच होने वाले जो दो पक्षीय समझौते हैं या फिर जो संगठन बनाए जा रहे हैं वर्ल्ड लेवल पे, उनको भी देखना है, क्योंकि वो इकोनॉमी में भी जुड़ जाता है कभी कभी कि भाई कौन कौन से समझौते किए गए और क्या क्या समझौते के क्या प्रावधान थे। तो भारत नेपाल समझौता हो या भारत श्रीलंका समझौता हो या भारत अमेरिका या भारत चीन समझौता हुआ, तो उन पे भी आप थोड़ा सा ध्यान दें। तो आपसे अगर वहां ध्यान देते हैं तो वो आपके लिए बेहतर होगा। आगे अगर हम बात करें तो ये सारी तैयारी के बाद आपको एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेनी चाहिए। टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेंगे आप तो उससे क्या होगा कि आपने कितना काम किया ये आपको समझ में आएगा कि आपने काम जितना किया है वो किस दिशा में काम किया है, वो काम किस तरीके का है, ठीक है। और आप अपने आप को जज कर पाएंगे कि आपने जो काम किया है वो कितना बेहतर है, कितना बेस्ट है, उसको भी आप कर सकते हैं। तो अपने आप को जज करें। सबसे पहले एग्जामिनेशन हॉल में जाने से पहले खुद को जज कर लेना ज़्यादा बेहतर है। दूसरी चीज है एनसीईआरटी पढ़ें और बार बार पढ़ें। एनसीईआरटी अगर जो लोग बिल्कुल बिगिनर हैं वो हमारे एप्लीकेशन पे आ सकते हैं, वहां पे एनसीईआरटी के लिए विशिष्ट क्लास दी जाती है। जो लोग बिल्कुल जीरो लेवल से तैयारी शुरू करना चाहते हैं उनके लिए है कि आप एनसीईआरटी हमारे साथ पढ़ें। वहां पे आपको बताया जाएगा कि एनसीईआरटी को कैसे पढ़ा जाता है, क्योंकि मूल जो हनुमान चालीसा है आपकी, जो एक नॉर्मल भाषा में प्रयोग कर रहा हूँ कि जो मूल है हनुमान चालीसा आपके लिए तैयारी के लिए, तो वो एनसीईआरटी है। उसको तो आपको पढ़ना ही पढ़ना होगा। बिना एनसीईआरटी को पढ़े, बिना इंडिया ईयर बुक पढ़े आप चीजों को नहीं समझ पाएंगे। और ये गवर्नमेंट की किताबें हैं और उसको अगर आप पढ़ते हैं तो ये गवर्नमेंट एग्जाम है, वो बार बार वहां से सवाल पूछते हैं। वो क्यों किसी प्राइवेट किताब से पूछेगा, बल्कि प्राइवेट किताबें भी जो बनती हैं वो एनसीईआरटी को ही बेस बना के बनाई जाती हैं। हाँ, कुछ में उसमें विशिष्ट चीजें डाल दी जाती हैं जो कि आपके एग्जाम के लिहाज से उसकी आवश्यकता होती नहीं है। कुछ लोग उसी को करते हैं, तो आप उसको करेंगे तो उसमें सिर्फ समझ जाया करेंगे। आप अपना एनसीईआरटी पे काम करें, इंडिया ईयर बुक पे काम करें, खासकर यूपीएससी वाले, यूपीपीसीएस वाले भी कर सकते हैं, बीपीएससी वाले भी कर सकते हैं और अन्य पीसीएस वाले भी कर सकते हैं। साथ ही में हम देख रहे हैं कि एनसीईआरटी पे आपने काम कर लिया या फिर आप हमारे एप्लीकेशन से जुड़ के आप काम कर रहे हैं तो भी बेहतर है, या फिर कहीं आपको जो पसंद आ रहा है वहां पे भी आप कर सकते हैं। तो आप इतना करने के बाद टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें। टेस्ट सीरीज में अपने आप को अंदाजने का प्रयास करें कि आप अब किस स्थिति में हैं, कितना क्वेश्चन करने की स्थिति में आप हैं। अभी आपने कितना क्वेश्चन किया, पहले कितना कर रहे थे और वर्तमान में कितना कर रहे हैं। तो आप देखेंगे कि आपकी स्थिति पहले से ज्यादा बेहतर हो चुकी है, आप अब बेस्ट स्थिति में आ चुके हैं, ठीक है। और टेस्ट सीरीज से भागना नहीं है, टेस्ट सीरीज देना है। देखो, एग्जामिनेशन हॉल में गलती करने से बेहतर है कि आप बाहर गलती करें, उन गलती को सुधार लें। जिन टॉपिक्स में से आपने टेस्ट सीरीज दिया और आपने देखा कि आपको मानव रोग से जो पूछे गए सवाल थे बिल्कुल नहीं आपने किया है, तो आप मानव रोग को बार बार पढ़िए, क्योंकि वहां से अब सवाल होगा तो फिर जीवन भर गलत नहीं होगा आपसे। फिर आपने अगर देखा कि मैंने हिस्ट्री का एक पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ा और वो वहां उसका टेस्ट सीरीज दिया और उस टॉपिक से गलतियां हुई, तो उसको आप बाहर करेंगे, घर में आकर पुनः करेंगे तो उसमें सुधार हो जाएगा, वो एग्जामिनेशन हॉल में गलती नहीं होगी। इसीलिए बार बार टेस्ट सीरीज देना चाहिए। टेस्ट सीरीज देने का बहुत फायदा होता है। आगे अगर मैं बात करूं कि बहुत सारे छात्र ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि भाई तैयारी तो पूरी थी लेकिन ह्यूमन एरर आ गया, एग्जामिनेशन हॉल में बिल्कुल से गलतियां हो गई। तो उनके लिए भी टेस्ट सीरीज है। आपकी गलतियां इसलिए हो रही हैं क्योंकि आपने बार बार चीज़ों को, अपने मैटर को बार बार रिपीट नहीं किया। अगर आप बार बार रिपीट किए होते, अपने मैटर को आपने बार बार पढ़ा होता तो हो सकता था वो गलती नहीं होती, ठीक है। तो आप उन मैटर को बार बार पढ़ें, ध्यान दें उस पर कि आपसे गलती हो कहाँ रही है, उसको नोट डाउन करें। नोट डाउन करने के बाद उस टॉपिक को आप सेलेक्ट करें और उस बार बार किताब से पढ़ें, अपने नोटबुक से पढ़ें, जहां भी आपने नोटबुक बनाया हुआ है उससे पढ़ें। साथ ही में किसी भी परीक्षा को देने जाने से पहले एक सबसे बड़ा चीज हो जाता है कि आप सेंसक्स देखें, जनगणना। खासकर जनगणना में अगर आप देख के जाते हैं तो 2-3 सवाल प्रत्येक पीसीएस में और आईएएस में भी यदि कदे पूछा जाता है, तो जनगणना आप हमेशा ध्यान रखें। अगर किसी स्टेट विशेष पर्टिकुलर पे जा रहे हैं तो वहां के लोकल जनगणना को भी देखें कि बिहार अगर है या यूपी है तो वहां के लोकल जनगणना का स्थिति क्या है, किस तरीके का है, लिंगानुपात क्या है, बड़े छोटे का क्रम क्या है, कौन से बड़े महानगर हैं, कौन से छोटे महानगर हैं, ठीक है। इस तरीके से आप देखें लिटरेसी रेशियो क्या है, वुमेन्स एम्पावरमेंट की स्थिति क्या है। तो इन सब चीजों को अगर आप देखते हैं तो आप देखेंगे कि आप एक बेहतर स्थिति में जा रहे हैं। साथ ही
कुछ लोग कहे कि मैं 2 ही मार्क्स से फेल हुआ, तो भाई आपके लिए इतना ही बोलूंगा कि आप 2 ही मार्क्स से फेल हुए हैं तो हिम्मत मत हारिए। गिरते हैं घुड़सवार मैदान जंग में, वो क्या खाक गिरेंगे जो घुटनों के बल चलते हैं। तो परीक्षा में फेल वही होता है मेरे भाई जो पास करने के लिए बैठता है, ठीक है। वो क्या, जो परीक्षा ही नहीं दिया, वो क्या जानता है कि 2 मार्क्स से फेल हुआ कि 5 मार्क्स से फेल हुआ कि 20 मार्क्स फेल हुआ, उसको तो कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर आप 2 मार्क्स 1 मार्क्स से जा रहे हैं तो आप परीक्षा के बहुत करीब हैं, आप पास करने के बहुत करीब हैं। हो सकता है कि आप अगली बार दें, क्वालिफाई कर जाएं पूरी तरीके से। तो उस चीज़ को ज़्यादा दिमाग में हड़ल नहीं लेना है कि नहीं मैं तो फेल हो गया, अब मैं क्या करूं। नहीं, रोना नहीं है, बिल्कुल नहीं कि ये क्या करना है, ठीक है। अपने टारगेट मतलब सेट द टारगेट एंड हिट द टारगेट। मेरा ये है, इस बार हुआ, गलती हुई, अगली बार गलती नहीं होगी। और इस चैलेंज के साथ बैठे एग्जामिनेशन हॉल में कि जो भी गलतियां मुझसे पहले हुई वो गलतियां अब नहीं होगी। कई बार लोग 2-2 OMR सीट में 2-2 एक ही बी को भी काला कर दिया, सी को भी काला कर दिया। ऐसा नहीं करिए, ठीक है। आप बल्कि उस क्वेश्चन को छोड़ दिए, क्योंकि कहीं कहीं जैसे यूपीएससी है माइनस मार्किंग है तो आपको अंक नहीं मिलने जा रहा है वहां पे। कुछ लोग ब्लेड लेके खुरचना शुरू कर देते हैं, ब्लेड लेके खुरचने की आवश्यकता नहीं है, व्हाइटनर डालने की आवश्यकता नहीं है इन सब जगहों पे, ठीक है। गलती हो गई उसको बाहर सुधार के जाएं, बार बार टेस्ट सीरीज दें, बार बार टेस्ट सीरीज दें। अगर बार बार टेस्ट सीरीज देते हैं तो आपको उसका फायदा होता है, ठीक है। एनसीईआरटी पे बार बार काम करें। एनसीईआरटी से अगर आप काम कर चुके हैं तो आप क्या करें कि आप अदर बुक्स का भी सहारा ले सकते हैं। किसी पर्टिकुलर बुक का नाम नहीं लूंगा, फिर भी मार्केट में जो आपको अवेलेबल है, जो लगता है कि नहीं ये बेहतर बुक है, आप उसको पढ़ें, एक बार भी उस पर ध्यान दें। हो सकता है कि अगली बार आप बहुत बेहतर स्थिति में हो। अगली चीज यह है कि इतना सब आप करते हैं, एनसीईआरटी के साथ काम कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पे एक प्लस फायदा ये हो जाता है कि आप पीटी परीक्षा जैसे ही पास करते हैं तो आपको मुख्य परीक्षा में आपकी भाषा कैसी होनी चाहिए, आपकी भाषा शैली किस प्रकार से होनी चाहिए, वो आपको एनसीईआरटी से मिल जाएगा। क्योंकि एनसीईआरटी बहुत ही सरल भाषा का प्रयोग मांगा जाता है। मैंने बहुत ज्यादा लोग, मैं पीएचडी हूँ और मैं जा रहा हूँ देने के लिए एग्जाम, पीएचडी हो भैया, पीएचडी की भाषा लिखोगे, नहीं चलेगा। वो एकदम सामान्य सी भाषा का प्रयोग होना चाहिए, जिसको पढ़े एक बच्चा, एक 8वीं क्लास का बच्चा, एक 9वीं क्लास का बच्चा पढ़े तो आपकी लिखी हुई चीज को समझ जाए, ठीक है। और दूसरी चीज ये है कि बहुत ज्यादा मतलब ये नहीं करना है कि बहुत बड़े लच्छेदार भाषा का प्रयोग करना है, बड़े बड़े शब्दों का प्रयोग नहीं। एक सामान्य भाषा, एक सामान्य शब्दों का प्रयोग, उसी से आपका एग्जाम निकलने वाला है, ठीक है। एग्जामिनर कभी भी आपसे नहीं कहता है कि आप खूब बड़ी बड़ी भाषाएं लिखिए, ठीक है। छोटी और संतुलित भाषा का प्रयोग करें, एकदम संतुलन में भाषा होनी चाहिए जिसको कोई भी व्यक्ति, सामान्य से सामान्य व्यक्ति पढ़े और उसको समझ ले। क्योंकि आपको जनता से कंसल्ट करना, आप जिस चीज के लिए तैयारी कर रहे हैं वहां पे आपको जनता के लिए काम करना, और आपकी जनता जो बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है इतना कि आपकी लच्छेदार भाषा समझेगी, वो सामान्य भाषा समझती है। और अधिकारी से अपेक्षा की जाती है कि वो सबकी चीजों को समझे और अपनी चीजों को समझा ले। तो आप कैसे समझाना है ये आपको तय करना है। दूसरी चीज ये है कि अगर आप इतना करते हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, करंट, ज्योग्राफी, इतना करने के बाद अब कुछ बचता नहीं है इस तरीके से कि जो मतलब आपके एग्जामिनेशन में एक अलग से आ जाएगा, ब्रह्मांड से निकलकर कि चंद्रमा से आके गिर गया क्वेश्चन, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। हाँ, कभी भी ये भी ध्यान रखना है कि आयोग के प्रश्न को जब भी हल करना है तो 150 प्रश्न है तो आप ये मत अपेक्षा करिए कि 150 में 150 आप कर लेंगे, नहीं। 10 से 15 सवाल ऐसे रखे जाते हैं जिसको एक सामान्य व्यक्ति जो 10वीं पास है वो भी कर लेगा, ठीक है। और 10 से 15 सवाल ऐसे भी रखे जाते हैं जिनको बहुत बड़ा पीएचडी हो प्रोफेसर वो भी नहीं कर पाएगा, उसको भी बुक की आवश्यकता पड़ेगी। तो आप बिल्कुल मत घबराइए। हाँ, जो एवरेज होता है, जो सबको नहीं आ रहा है वो आपको भी नहीं आएगा, और जो सबको आ रहा है वो आपसे गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ह्यूमन एरर से सबसे बड़ा बचाव यही है कि जो सबको आ रहा है वो आपसे गलत नहीं होना चाहिए, वो आपको भी आना चाहिए। और जो टफ सवाल हो सबके लिए टफ है, ठीक है। एग्जामिनेशन हॉल में बैठिए, एक गिलास पानी पीजिए, मुस्कुराइए अगर प्रश्न नहीं आ रहा है तो, लेकिन जो आ रहे हैं प्रश्न उनको करिए, उन पे बार बार काम करिए, ठीक है। और आप इतना अगर कुछ करते हैं तो मुझे आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप बेहतर करेंगे, ठीक है। और परीक्षा में न पास होने वाली जो समस्या है ये स्वतः ही खत्म हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने अपना अमूल्य समय दिया मुझे सुनने के लिए। थैंक यू।